वह जहां भी उगता था वहां आसपास दूर दूर तक उसका मनमोहक सुगंध फैल जाता था, जिससे आकर्षित होकर कई शक्तिशाली जीव उसे हासिल करने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। ऐसे में एक स्वर्गीय रक्त पौधे को इंसानी बस्तियों के आस पास उगाना कहीं से भी सुरक्षित नहीं था। 4 दिन पहले मोहिनी ने इस बारे में रुद्रांश से विचार विमर्श किया था, और क्योंकि मृत स्वर्गीय रक्त पौधे को पुनः जीवित करने के लिए सारे आवश्यक सामग्री मिल गए थे और केवल उपजाऊ जमीन ही बाकी थी, इसलिए रुद्रांश ने मोहिनी के साथ दूर जंगलों में जाकर ऐसी किसी जगह की तलाश करने का फैसला लिया था ताकि वह जल्द से जल्द स्वर्गीय रक्त पौधे को जीवित करने में कामयाब हो सके, और यह जितना जल्दी होगा उसकी मां के जल्दी ठीक होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए 4 दिन पहले वह मोहिनी के साथ रात को बिना किसी सूचना के आश्रम से चला गया था। रुद्रांश के लिए फिलहाल अपनी मां को ठीक करने से ज्यादा दूसरा और कोई चीज मायने नहीं रखता था, प्रतियोगिता तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल वे दोनों हल्के आंच पर भुना हुआ हिरण का मीट खा रहे थे और आसमान की ओर देख रहे थे। चंद्रमा आज पूरी तरह से गोल था, लेकिन उसे बादलों ने ढक रखा था, जिस वजह से वह दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्रांश और मोहिनी दोनों कब से बादलों में छिपे हुए चंद्रमा के बाहर आने का प्रतीक्षा कर रहे थे। रुद्रांश को पता नहीं था कि वह चंद्रमा के बाहर आने का इंतजार क्यों कर रहा था। वह बस मोहिनी के कहने पर ऐसा कर रहा था। मोहिनी ने उससे कहा था कि वह बस प्रतीक्षा करे, जैसे ही एक बार चंद्रमा आसमान में पूरी तरह से दिखाई देने लगेगा तो उसे सब पता चल जाएगा कि वे उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं। देखते ही देखते आधी रात बीत गई थी, लेकिन अब तक उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ था। हाँ, इस दौरान चंद्रमा 1-2 बार पूरी तरह से दिखा था, लेकिन बहुत कम समय के लिए, और जल्द ही फिर से बादलों में छिप गया था। इसलिए वे अब भी इंतजार कर रहे थे। हालांकि यह इंतजार उन्हें ज्यादा समय तक जारी नहीं रखना पड़ा। इसके लगभग 1 घंटे बाद ही उन्हें आसमान में पूर्ण गोल छांट दिखाई दिया। यह देखकर रुद्रांश की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी, जो कि गौर से चंद्रमा को देख रही थी, इस समय उसकी आंखें हरे रोशनी में चमक रही थी। यह देखकर रुद्रांश की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। एक बार फिर उसकी आंखें सवालों से भर गई थीं। रुद्रांश को मोहिनी के साथ रहते हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी मोहिनी उसके लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह थी, जिसे आज भी वह समझ नहीं पाया है कि वह कौन है, कहां से आई है और उसके पास ही क्यों आई है और उसकी सेविका बनकर क्यों रह रही है। इसके बावजूद कि वह उससे काफी शक्तिशाली है, खूबसूरती की देवी है, कई तरह के खजानों की मालकिन है, दवाइयां बनाना जानती है, बीमारियों का उपचार करना जानती है, अनगिनत युद्ध कौशल जानती है, और भी बहुत कुछ जो धरती पर रहने वाला एक साधारण इंसान कहीं से भी नहीं कर सकता। अपने इन खूबियों के बावजूद भी वह रुद्रांश जैसे कमजोर के अधीनस्थ होकर क्यों रह रही है, यहां तक कि वह उसकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहती थी, हर समय और हर वक्त, चाहे वो मदद कैसी भी हो, चाहे वह शारीरिक सुख का ही क्यों ना हो। अगर रुद्रांश ने उससे कह दिया कि उसे उसके साथ हम बिस्तर होना है, तो वह उसके एक बात पर अपने सारे कपड़े उतारकर उसकी बाहों में आ जाएगी। रुद्रांश को नहीं पता था मोहिनी उसके प्रति इतना समर्पित क्यों थी। वह उसकी मदद करने के लिए आई हुई कोई फरिश्ता थी, या अपने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए आई हुई कोई दुश्मन। इसीलिए वह हमेशा उससे सावधान रहता था, और तो और मोहिनी के अश्लील रवैये की वजह से वह हमेशा उससे बातें करने से बचता था। यह तो रुद्रांश ही जानता था कि वह उसके साथ इतने दिनों से रहते हुए अब तक उसके रूपजाल से कैसे बचा हुआ था। मोहिनी की सुंदरता जितनी मनमोहक थी, उसकी बातें उतनी ही लुभाने वाली होती थी। खासकर उसकी मुस्कान, जो जल्दी से किसी को भी मोह लेती थी। उसकी अदा तो मत ही पूछो, वह इतनी कातिलाना थी कि देवताओं को भी लुभा सकती थी। कोई भी मर्द उसके साथ रहकर खुद को उसके रूप जाल के माया से नहीं बचा सकता था, लेकिन क्योंकि रुद्रांश हमेशा उससे सावधान रहता था, इसीलिए मोहिनी के रूप जाल के माया का उस पर ज्यादा असर नहीं होता था। फिर भी इतना होता था कि वह उसे आसानी से काबू कर पाता था। हालांकि उसके लिए तब थोड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती थी, जब मोहिनी अपनी मादक अदाओं से उसे रिझाने की कोशिश करती थी।
उस दौरान तो उसे ऐसा लगता था कि वह बस किसी भी पल अपने मन पर से काबू खो देगा। प्रलक को मोहिनी की वजह से अब तक जितने भी फायदे हुए थे, उनमें सबसे बड़ा फायदा यह था कि उसने अपने मन पर काबू करना सीख लिया था। अब वह इतना सक्षम हो गया था कि कोई भी खूबसूरत लड़की उसे आसानी से अपने रूपजाल में नहीं फंसा सकती थी। अचानक रुद्रांश अपनी ख्यालों से बाहर आ गया। जब उसने मोहिनी को हरकत करते हुए देखा, मोहिनी ने अलाव को बुझा दिया था और उसे जमीन पर से साफ करने लगी थी। उसने अलाव के अधजले लकड़ियों और राख को हटाकर दूर फेंक दिया था। रुद्रांश ने देखा कि जिस जगह पर अलाव जलाया गया था, उस जगह की घास जलकर खत्म हो गई थी और वहां की भूमि पूरी तरह से साफ और चिकनी हो गई थी, जिसे इस वक्त मोहिनी ध्यान से देख रही थी। अचानक उसने बड़बड़ाते हुए अपना हाथ अजीब तरह से घुमाया और उसके हाथ में एक छोटी सी खुरपी प्रकट हो गई, जिससे वह उस चिकनी जमीन को कोड़ने लगी। वह उस भूमि को तब तक कोड़ती रही जब तक कि वह एक पौधा लगाने के योग्य नहीं हो गया था। फिर उसने